नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट आगामी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद में सबसे पहली बार वर्ण का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की पूरी कहानी है और पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण है। प्रश्न संख्या 2 है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हुए हैं? ए 24, बी 25, सी 20, डी 22। इसका सही उत्तर है ए 24 यानी 24 जैन तीर्थकर की चर्चा जैन साहित्य में होती है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए उनमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव हुए। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक या जैन धर्म का आदि पुरुष कहा जाता है। बाकी 2 से लेकर के 20 तक का ऐतिहासिकता नहीं है। फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर हुए। प्रश्न संख्या 3 है, वैदिक सभ्यता दैश नदी के तट पर विकसित हुई? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी सरस्वती। इसका सही उत्तर है डी सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का जो है विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 BC से 272 BC के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। ए हर्षवर्धन, बी अनिरुद्ध, सी बिंदुसार, डी वसुदेव। तो इसका सही उत्तर है सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का मतलब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 से 272 BC तक शासन किया था और बिंदुसार को यूनानी विद्वान अमित्रोचेटस कह करके पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए सारनाथ, बी शाहबाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी शाहबाजगढ़ अभिलेख जो है शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है बी अकबर शाह द्वितीय यानी अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह। और यहाँ पर सिर्फ बहादुर शाह नहीं होना चाहिए, बहादुर शाह द्वितीय होना चाहिए। और ये बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं जो अंतिम मुगल सम्राट हुए। प्रश्न संख्या 7 है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो इसका सही उत्तर है बी अकबर जो है मुगल शासन प्रणाली में मनसबदारी व्यवस्था को लाए। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली था और मनसबदारी व्यवस्था को अकबर मध्य एशिया से भारत लाए थे और ये मनसबदारी प्रणाली दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अबुल फजल अपनी पुस्तक आयने अकबरी में 64 प्रकार के जो है वो मनसबदार की चर्चा की है। प्रश्न संख्या 8 है, फैजी डैश के दरबार में रहते थे? ए हुमायूं, बी दारा शिकोह, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है डी अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान फैजी निवास करते थे और फैजी जो है वो अबुल फजल जो अकबर के ही दरबार में थे उनके बड़े भाई थे फैजी। प्रश्न संख्या 9 है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? है मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी नादिर शाह, डी चंगेज खान। तो इसका सही उत्तर है बी महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो भगवान शिव का मंदिर है इस पर हमला किया था और लूटपाट किया था। इस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था
और भीम प्रथम वहाँ के राजा थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्लाह खां, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी राजेंद्र लाहिरी। तो इसका सही उत्तर है ए भगत सिंह जो है काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी षड्यंत्र कांड की घटना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी, जब काकोरी स्टेशन के पास जो हॉल्ट था रेलवे का, वहाँ पर ट्रेन को रोक करके 8 डाउन ट्रेन को रोक करके क्रांतिकारियों ने जो है वो रेल में रखे सरकारी खजाना को लूट लिया था। यही घटना जो है काकोरी रेल डकैती या काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। अशफाक उल्लाह, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिरी थे। प्रश्न संख्या 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। बी उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। सी मंगोलों से बचने के लिए। डी दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए। हालांकि इसका उत्तर ए भी सही है और सी भी सही हो सकता है, क्योंकि विद्वान इस पर एक मत नहीं है कि राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि दिल्ली केंद्र में नहीं था साम्राज्य का, इसलिए दौलताबाद को केंद्र में साम्राज्य बना के केंद्र में स्थित होने के कारण राजधानी बनाया। और कुछ विद्वान कहते हैं कि दिल्ली उत्तर पश्चिमी सीमा से निकट था, जिस कारण लगातार मंगोल आक्रमण होता था, तो मंगोल से आक्रमण से बचने के लिए भी तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गए थे। इसलिए इसका प्रश्न ए भी हो सकता है आंसर, और सी भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है, और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन नामक जो है आंदोलन चलाया था। प्रश्न संख्या 13 है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी पैंथिक लॉरेंस, डी वैलेंटाइन चिरॉल। तो इसका सही उत्तर है डी वैलेंटाइन चिरॉल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में लोकमान्य तिलक को भारत में अशांति का जनक बोले। वैलेंटाइन चिरॉल ने ही इसी पुस्तक में मैडम भीखाजी कामा को भारतीय असंतोष की जननी कहे, और इसी पुस्तक में चिरॉल ने आर्य समाज को भारतीय असंतोष की संस्था कहे थे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन राज हड़प नीति से संबंधित है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए राज हड़प की नीति या राज विलय की नीति, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये शुरू किया था। प्रश्न संख्या 15 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया? ए मोहम्मद जिन्ना, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है सी, सरदार भगत सिंह का ये नारा है इनकलाब जिंदाबाद, और इनकलाब का नारा दिए थे मोहम्मद इकबाल। प्रश्न संख्या 16 है, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ए जेम्स फ्रेजर द्वारा, बी सर विलियम जोन्स द्वारा, सी बारेन हेस्टिंग्स द्वारा, डी विलियम डेबी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, और ये कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित हुआ, यह एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट था, अनुवाद विभाग, जिसका मुख्य काम था भारत के प्राचीन ग्रंथों का यानी पुस्तकों का यूरोपियन भाषा में, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? ए खादी, बी पहिया, सी नमक, डी धागा। इसका सही उत्तर है ए, खादी को महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया था। भारतीय मानवता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माने थे खादी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए जी.बी. जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी टी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका सही उत्तर है सी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा, और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत यानी
जो है इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी या वेल्थ ड्रेन पॉलिसी का सिद्धांत दिया। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। इसका सही उत्तर है डी 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के शहर, और इसी 1924 के बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 20 है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? ये 13 अप्रैल 1920, बी 13 अप्रैल 1919, सी 14 अप्रैल 1920, डी 19 अप्रैल 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 बी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी पर्व के दिन जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, साथ में इस एक्ट के तहत पंजाब के दो बड़े नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन जुलूस का आयोजन किया गया था। और इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पंजाब के सैन्य प्रशासक डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी आंकड़ा के अनुसार 350 लोग और गैर सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया महादेश 7 महादेश में क्षेत्रफल में सबसे छोटा महादेश है और एशिया महादेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश है। प्रश्न संख्या 22 है, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, बी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, सी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। तो इसका सही उत्तर है सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। प्रश्न संख्या 23 है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ए 23.5 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 66.5 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है डी, अपने कक्षा पे पृथ्वी जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर अक्ष पर झुकाव पूछता तो 23.5 डिग्री है और कक्षा में झुकाव पूछता है तो 66.5 डिग्री है। प्रश्न संख्या 24 है, एक स्थानांतरण खेती बेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेबर कहा जाता है और इस स्थानांतरित कृषि को मिजोरम में झूम कहा जाता है, केरल में कुमारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? ए प्रेरिज प्रदेश, बी सवाना प्रदेश, सी पंपाज प्रदेश, डी बेल्ट प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए प्रेरिज यानी उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको प्रेरिज प्रदेश कहते हैं और इसी उत्तरी अमेरिका में चलने वाली जो स्थानीय पवन है इसको चिनूक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में कौन सा है? ए शिलोंग सिलचर, बी उधमपुर श्रीनगर, सी ईटानगर पासीघाट, डी मनाली लेह। इसका सही उत्तर है डी, मनाली और लेह के बीच जो सड़क मार्ग है वो विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ए नरौरा, बी पोखरण, सी कल्पक्कम, डी तारापुर। इसका सही उत्तर है बी, पोखरण में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी परमाणु बिजली घर नहीं है, बल्कि पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है और राजस्थान का खेतरी तांबा खान प्राचीन काल से ही तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्र तट है? ए केरल के पास, बी गुजरात के पास, सी आंध्र प्रदेश के पास, डी तमिलनाडु के पास। इसका सही उत्तर है बी, गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत के मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जिसमें सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात के पास और 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश के पास है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? ए 1841, बी 1881, सी 1921, डी 1961। तो इसका सही उत्तर है बी,
1881 ईस्वी में देश में पहला नियमित जनगणना यानी 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हुई, लेकिन देश का पहला जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का जो संविधान है वो कठोर संविधान का उदाहरण है। कठोर संविधान अमेरिका के संविधान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया हुआ बेहद ही कठिन है, जबकि ब्रिटेन के संविधान को जो है लचीला संविधान का उदाहरण कहा जाता है और भारत के संविधान को कठोर और लचीला दोनों का उदाहरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? संसद द्वारा, भी प्रधानमंत्री द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में एक परंपरा विकसित हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जस्टिस, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 33 है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी, वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी, वह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, डी, वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और यहाँ प्रस्तुत करने का मतलब है कि लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा से पारित होने के बाद ही यह राज्यसभा में जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी या भारत का महान्यायाधिकर्ता, इसको महान्यायवादी भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, भी भारत का उपराष्ट्रपति, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी भारत का महान्यायवादी। तो 34 का आंसर है डी भारत का महान्यायवादी यानी और जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ए 42, बी 43, सी 56, डी 44। तो इसका सही उत्तर है डी 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था और इसको समाप्त करके एक नया अनुच्छेद 300 सब क्लाउज ए में रख करके संपत्ति के अधिकार को विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न संख्या 36 है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है? ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 456, डी अनुच्छेद 328। इसका सही उत्तर है भी अनुच्छेद 356 के प्रयोग के द्वारा राष्ट्रपति संसद को राज्य का विधायी अधिकार सौंप देता है। अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर किसी राज्य में 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। प्रश्न संख्या 38 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, बी 21, सी 15, सी 22, डी 15। तो इसका सही उत्तर है डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक अंश रहता है? ए राजस्व घाटा का, बी मौद्रिक घाटा का, सी प्राथमिक घाटा का, डी राजकोषीय घाटा का। इसका सही उत्तर है डी राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, इसीलिए बजट में सबसे बड़ा घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है, फिर राजस्व घाटा होता है, फिर प्राथमिक घाटा होता है। प्रश्न संख्या 40 है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार राज्य की साक्षरता दर 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम रहा। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई? ए वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1995 में, सी वर्ष 1997 में, डी वर्ष 1999 में। इसका सही उत्तर है डी 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने
राष्ट्रीय फसल बीमा योजना प्रारंभ की। प्रश्न संख्या 42 है, विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है बी 5 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का संगठन है जिसको कि सामूहिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। ऐसे विश्व बैंक 5 वित्तीय संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, और इसी को हम लोग IBRD को ही विश्व बैंक कह करके पुकारते हैं, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। प्रश्न संख्या 43 है, श्रम विभाजन के लाभों की व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित की? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी JS मिल, डी कोलिन क्लार्क। तो इसका सही उत्तर है ए एडम स्मिथ ने ही पहली बार श्रम विभाजन के लाभों की व्याख्या की, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है? ए सूर्य पक्षी, बी कौवा, सी बारबेट, डी भारतीय रॉबिन। तो इसका सही उत्तर है ए सनबर्ड यानी सूर्य पक्षी जो है वो शाखा से लटकने पर झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? ए सबसे छोटा मादा हाथी, बी सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सी सबसे बड़ा नर हाथी, डी सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका सही उत्तर है बी सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वही हाथियों के झुंड का लीडर यानी मुखिया होता है। प्रश्न संख्या 46 है, जब एक जीव बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए लाभ लेता है तो कहलाता है? ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। तो इसका सही उत्तर है बी सहभोजी। प्रश्न संख्या 47 है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, डी आवासीय विनाश। इसका सही उत्तर है डी आवासीय विनाश यानी प्राकृतिक आवास जो लगातार जंगल के काटने से कम होते जा रहा है, उससे जैव विविधता में बायोडाइवर्सिटी में लगातार कमी होती जा रही है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर है सी हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न संख्या 49, ब्लैक पैगोडा भारत में कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु, बी कोणार्क उड़ीसा, सी खजुराहो मध्य प्रदेश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, और महाबलीपुरम में जो 7 रथ मंदिर है उसको सप्त पैगोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक, डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर है सी विश्व बैंक के द्वारा हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स को जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी जयशंकर प्रसाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री की प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, और इस किताब का पूरा नाम है चंद्रकांता संतति। प्रश्न संख्या 52 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक का लोक नृत्य जो है यक्षगान है, और यक्षगान की शुरुआत विजयनगर के शासनकाल में हुई। प्रश्न संख्या 53 है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? ए फेनाइल आइसोसाइनाइड, बी इथाइल साइनाइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है सी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से 1984 ईस्वी में भोपाल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ये गैस जिस कंपनी से निकली थी उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अमेरिका की भोपाल में कंपनी थी। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, बी मानव रहित टोही विमान निशांत, सी पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी विकल्प इसमें सही है। हल्की श्रेणी के हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव, मानव रहित जो टोही विमान है उसका नाम है निशांत, और पायलट रहित जो प्रशिक्षण विमान है उसका नाम है लक्ष्य। प्रश्न संख्या 55 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए नेपाल, बी सूरीनाम, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही उत्तर है बी सूरीनाम देश ने
भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 56 है, अनएक्योमोडेड अर्थ पुस्तक का लेखक है? ए झुम्पा लाहिरी, बी मीरा नायर, सी सलमान रुश्दी, डी दलाई लामा। तो इसका सही उत्तर है ए झुम्पा लाहिरी की यह पुस्तक है। प्रश्न संख्या 57 है, हाल ही में बिहार के भागलपुर में लगभग 1711 करोड़ रुपए की लागत से बना अगवानी घाट पुल गिर गया। इस पुल का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? ए एसपी सिंगला कंपनी, बी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी शिव अंबिका कंस्ट्रक्शन, डी साकार कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है ए एसपी सिंगला कंपनी का यह पुल, एसपी सिंगला कंपनी यह पुल बना रही थी। प्रश्न संख्या 58 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, बी 29 अगस्त, या 28 मार्च, डी 12 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है बी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ए विनेश फोगाट, बी मनीषा, सी साक्षी मल्लिक, डी सरिता मोर। इसका सही उत्तर है बी मनीषा ने 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं, बी कुतुब मीनार, सी ताजमहल, डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर है अजंता की गुफाएं। इन चारों में से सबसे प्राचीन स्मारक है और अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की पहाड़ियों में स्थित है और इसमें अनेक गुफाएं हैं और सभी गुफाओं में बौद्ध चित्रकला किया हुआ है। प्रश्न संख्या 61 है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? ए प्रकाश के विवर्तन से, बी प्रकाश के प्रकिरणन से, सी प्रकाश के अपवर्तन से, डी प्रकाश के ध्रुवन से। इसका सही उत्तर है बी प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 62 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? ए शून्य क्षमता वाला लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल लेंस का, डी मिश्रित लेंस का। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तल लेंस का जो है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। और दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि निकट क्या चीज उसको सही से दिखाई नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 63 है, किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए इसमें बहने वाली धारा, बी इसका विशिष्ट प्रतिरोध, सी इसका गलनांक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। इसका गलनांक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा। प्रश्न संख्या 64 है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? ए 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज, बी 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, जे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, डी 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो है ध्वनि को सुन सकता है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें उधरपातन का गुण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड में, बी सोडियम क्लोराइड में, सी अमोनियम क्लोराइड में, डी कैल्शियम क्लोराइड में। इसका सही उत्तर है सी अमोनियम क्लोराइड में उधरपातन का गुण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ए CaSO4H2O, बी CaSO4 हाफ H2O, सी CaSO4 H2O, डी CaSO4 2H2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी CaSO4 हाफ H2O। प्रश्न संख्या 67 है, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 3d पर पावर 5 4s1, बी 3d पर पावर 6 4s0, सी 3d पर पावर 4 4s पर पावर 2, डी 3d पर पावर 5 4s पर पावर 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3d। प्रश्न संख्या 68 है, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और पेंटेन, बी मीथेन और इथेन, सी प्रोपेन और ब्यूटेन, डी एथेन और प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है मुख्य रूप से एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 69 है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? गोल्जी गाय को, बी केंद्रक को, सी केंद्रिका को, डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? ए प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, बी एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, सी नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कथन जो है
वो सत्य है कि प्रोक्रियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करता है और नीले हरे शैवाल प्रोक्रियोटिक के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 71 है, रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए आयरन की, बी सल्फर की, सी कैल्शियम की, डी आयोडीन की। तो इसका सही उत्तर है सी कैल्शियम की। प्रश्न संख्या 72 है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए जीवाणुनाशन, बी पाश्चुरीकरण, सी समांगीकरण, डी किण्वन। तो इसका सही उत्तर है डी किण्वन, यानी फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शर्करा से अल्कोहल में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, डी विटामिन 12, डी विटामिन 6। तो इसका सही उत्तर है सी विटामिन B12 जो है को कोबाल्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, यूरिक अम्ल डैश का उत्सर्जी पदार्थ है? ए अमीबा, तारा मछली, बी पक्षी सर्प, सी मेढक मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पक्षी सर्प का जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल है। प्रश्न संख्या 78 है, जठर रस स्रावित होता है? ए अमाशय से, बी यकृत से, सी अग्नाशय से, डी छोटी आंत से। तो इसका सही उत्तर है ए अग्नाशय से जो है जठर रस का स्राव होता है। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर को। तो इसको सजा देना है पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, फिर गया। यानी सबसे उत्तर में इसमें जो है सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, फिर पटना है, फिर जहानाबाद है और फिर गया। प्रश्न संख्या 77 है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए झारखंड में, बी बिहार में, सी ओडिशा में, डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न संख्या 78 है, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रण शैली जो है लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तारीख हिंद से, बी तबकाते नासिरी से, सी ताजुल मासिर से, डी तारीख मुबारक शाही से। तो इसका सही उत्तर है बी तबकाते नासिरी से जो है बख्तियार खिलजी के बिहार पर हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 80 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ए पर्वतीय मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी रेगुर मृदा, डी तराई मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत, यानी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बिहार का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। 80 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।